तो हेलो एवरीवन। तो जो टेस्ट 1 था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या उसके आंसर थे और किस तरीके से बच्चों ने गलतियां की हैं और क्या गलतियां करने से बचना है। वैसे तो जो मैंने कॉपी चेक की हैं तो वहाँ पर सारे के सारे पॉइंट को मैंने मार्क किया हुआ है। एक जनरली मैं बता देता हूँ, जब भी आप मतलब सीए जैसे कोर्स में जब आप आए हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है, ठीक है ना। ये बड़ा ख़राब इम्पैक्ट डालती हैं एग्जामिनर के ऊपर। स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है। काफ़ी बच्चे जो है गलतियाँ करते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग में, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं उन्हें मालूम है, लेकिन एक प्रॉपर सेंटेंस होता है, एक जो प्रभाव होता है सेंटेंस का वो गायब होता है। ये तो बात हुई इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है ना। और तीसरा जो टच रहता है वो लीगल टर्मोलॉजी का रहता है कि लॉ को किस तरह लिखना है। मतलब सबसे पहले तो गलतियां एक बेसिक चाहे लॉ का पेपर की अलावा बात कर लें तो वही है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सेंटेंस फ्रेमिंग हो गई। और लॉ के पेपर में तीसरी जो जुड़ जाती है बात, वो लीगल से भी जुड़ जाती है, क्योंकि लॉ को लिखने का जो तरीका है आंसर का राइटिंग का वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब एक एक करके मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। आंसर भी मैंने इसमें दिए हुए हैं, तो विद आंसर आपके पास पीडीएफ में पहुँचा दूंगा, जिससे आप अपनी कमियों को एनालाइज करके उन्हें दूर कर सकें। जैसे पहला क्वेश्चन था, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। एक्स इंट्रोड्यूस्ड ए मैनेजर एज इट पार्टनर टू जेड। A remained silent. Z, a trader, believing A as partner, supplied 100 TV set to the firm on credit. After expiry of credit period, Z did not get amount of TV sets sold to the partnership firm. Z filed a suit against X and A for the recovery of the price. Advise Z whether he can recover the amount from X and A under the Indian Partnership Act 1932. तो बड़ा सीधा साधा सा क्वेश्चन है, केस के रूप में पूछा गया है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली ये क्वेश्चन जो है किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो जिन्होंने पढ़ा है वो एकदम आइडेंटिफाई कर गए होंगे कि पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट से रिलेटेड है ये, है ना। तो देखिए जो आंसर है कि एडवाइस, जो क्वेश्चन है बेसिकली उसका आंसर जो है, एडवाइस जेड वेदर ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स एंड ए अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्स तो है ही पार्टनर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए के ऊपर बात है कि वो पार्टनर है नहीं, ठीक है ना, लेकिन वो पार्टनर बाय एस्टोपेल होता है। तो आंसर तो आपको मालूम है कि यस, जेड कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स एंड ए बोथ, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो आप करेंगे सीधे आंसर से कर सकते हैं और फिर लास्ट में एक बार कंक्लूजन में फिर आंसर देना पड़ेगा। अदरवाइज स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट से, कि एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि पार्टनर बाय एस्टोपेल क्या होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, उसे आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। फिर आप फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे। फैक्ट ऑफ द केस क्या है, जो क्वेश्चन है उसी को रीवर्डिंग करेंगे आप, यानी कि क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है अपने शब्दों में। आप जैसे 5 लाइनें, इसमें आप 2-3 लाइनों में खत्म कीजिएगा क्वेश्चन को, पैराग्राफ को चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक पैराग्राफ में कहाँ तक लिखना है। तो पहला पैराग्राफ किस चीज का होगा कि एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को बताएंगे, पार्टनर बाय एस्टोपेल को बताएंगे, है ना। लैंग्वेज उसकी सही होनी चाहिए आपका। उसके बाद आप फैक्ट ऑफ द केस को लिखेंगे और फिर तीसरे पार्ट में आप क्वेश्चन को मर्ज करेंगे विद कॉन्सेप्ट। पहले पार्ट में आपने कॉन्सेप्ट लिखा, होल्डिंग आउट एस्टोपेल क्या होता है, दूसरे पार्ट में आपने क्वेश्चन को रिवर्डेड किया अपने शब्दों में, और लास्ट में आप आंसर लिखेंगे विद लॉजिक। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो ए है पार्टनर बाय एस्टोपेल है, क्योंकि जिस समय इसे पार्टनर बताया गया उस समय चुप रहा, ठीक है। तो पार्टनर बाय एस्टोपेल होने के वजह से जो ए है वो भी लायबल है, एक्स तो लायबल होगा ही होगा। तो आंसर देखिएगा इसका, ये मॉडल आंसर है। In the given case, along with X, the manager A is also liable for the price because he becomes a partner by holding out. सेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है कि ये कौन से सेक्शन की बात है, तो ये आंसर हो गया। मैंने कहा था कि 2 तरीके से आप पहले आंसर भी लिख सकते हैं, लास्ट में तो लिखना ही लिखना पड़ेगा आपको। अब जो मेन है वो है क्या है, पार्टनर बाय एस्टोपेल। यहां से तो स्टार्ट होना ही होना है
हेडिंग नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो एट पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको ये तो पता ही है कि ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या एस्टोबेल का क्वेश्चन है, तो उसे आप अपने शब्दों में बताएंगे। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज नोन एट पार्टनरशिप बाय एस्टोबेल where a man hold himself out as a partner or allow others to do it. He is then stopped from denying the character he had assumed and upon the faith of which creditors may be presumed to have acted. तो ये आपने अपनी वर्डिंग में आपने पार्टनर एस्टोबेल को बताया। It is only the person to whom the representation has been made and who has acted thereon that has right to enforce liability arising out of the holding out. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टोपेल में ऐसा नहीं है कि सारे क्रेडिटर के लिए आप लायबल हो जाएंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस चीज के लिए कि जिसे आप रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंटेशन के वजह से उसने फर्म को क्रेडिट देना उचित समझा। ऐसा नहीं होता कि सारी दुनिया के लिए आप लायबल हो जाएंगे, सारी लायबिलिटी के लिए आप लायबल हो जाएंगे, केवल उसके लिए लायबल होंगे आप। एक्स तो सारी दुनिया के लिए लायबल है, लेकिन ए सिर्फ लायबल होगा उसके लिए जिसके सामने इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यू मस्ट ऑल्सो नोट दैट फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग लायबिलिटी ऑन ए पर्सन हु हैज बाय रिप्रेजेंटेशन लेड अनदर टू एक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो दैट ही वाज एक्चुएटेड बाय फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। यानी कि आप जब आपके ऊपर जब लायबिलिटी आ रही होगी तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपने गलत इंटेंशन के साथ ही एक्ट किया हो। मतलब हमें इंटेंशन से कोई मतलब नहीं, आप कहने लगे हमारी तो इरादा गलत नहीं था, इरादे से कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो यह है कि आपने कहा गया था या नहीं कहा गया था। इस लाइन को एक बार को आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि जो कंपलसरी चीजें हैं अब कौन सी कंपलसरी चीजें नहीं है ना, क्योंकि यहां पे इंटेंशन वाली क्वेश्चन बाद में पूछा ही नहीं है। तो पूछा जाता कि जी एक इंटेंशन गलत नहीं थी, तब ये लिखने जरूरी हो जाती। इस वाली बात को तो मुद्दा बनाया ही नहीं गया है। जब इस बात को मुद्दा बनाया ही नहीं गया इंटेंशन को, तो आप आंसर लिखते वक्त इस पैराग्राफ को स्किप भी कर सकते हैं। अब लास्ट में आंसर आएगा द रूल गिवन इन सेक्शन 28, सेक्शन की जरूरत नहीं है, यानी कि द रूल गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल टू ए फॉर्मर पार्टनर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ये भी एक बार को छोड़ सकते हैं। ये तो मैंने एक मॉडल आंसर बना रखा, क्यों? ये उसके लिए होता है बेसिकली जो रिटायरमेंट के बाद पब्लिक नोटिस नहीं देता है ना। तो यहां पर वो वाला तो केस है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रूल है उस पार्टनर के ऊपर भी लगता है हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो यहां पे क्योंकि रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है तो ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं। इन सच केस ये लिखना पड़ेगा, इन सच केस ए पर्सन हु even subsequent to the retirement, अच्छा रिटायरमेंट से रिलेटेड है, give credit to the firm on belief that he by partner will be entitled to hold him as liable। तो ये वाली चीज भी आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आपको तो क्या करना है, पार्टनर बाई एस्टोबेल बताना है, क्वेश्चन को रिवर्डिंग करना है आपका जो क्वेश्चन है, और उसके बाद आपको दोबारा से एक आंसर लिखना है। क्लियर होगी बात ये? तो दिस इज द आंसर। ये जो क्वेश्चन थे when the dissolution of a partnership firm take place under the provision of the Indian Partnership Act explain, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें जनरली बच्चे गलती नहीं करते हैं कि डिसोल्यूशन में टेक प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस, या डिसोल्यूशन में राइज इन टू सिचुएशन, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। हाँ वो दोनों ही लिखने, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में क्या क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप विल में एक सिंगल नोटिस देके भी है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स है। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस है वो इलीगल हो जाता है आपका सब्सिक्वेंटली, तो ये केसेस हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में क्या होता है, इंसैनिटी है, मिसकंडक्ट है, लगातार चलने वाले लॉसेज हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये भी डायरेक्ट है। पार्टनरशिप एट विल इज ए पार्टनरशिप इन विच ड्यूरेशन इज नॉट मेंशन्ड। फिर पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व्ड बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग बाय एनी पार्टनर टू ऑल अदर पार्टनर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है, जिसमें एक ड्यूरेशन फिक्स्ड होती है, पर्टिकुलर वेंचर फिक्स होता है, और उसके डिसोल्यूशन का तरीका क्या है, अगर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म करना चाहते हैं तो बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स है। अगर ये कंटिन्यू रहती है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पार्टनरशिप तो वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट
हो जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th दोबारा से आपका केस स्टडी था। A, B, C are partner in a firm as per the terms of the partnership deed. A is entitled to 20% of the partnership property and profit. A retires from the firm and died after 15 days. B and C continue business of the firm without settling account. What are the rights of A legal representative against the firm under the Indian Partnership Act? तो डायरेक्ट है भी एक तरह, बस केस के माध्यम से पूछा गया है कि एक पार्टनर रिटायर हो गया, उसके बाद कुछ समय बाद डेथ हो गई और जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर थे वो बिना सेटल किए हुए अकाउंट्स को अपना बिजनेस को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो जो डेथ हो गई या जो रिटायर हो गया बेसिकली, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के क्या राइट्स होते हैं? तो या तो वो प्रोपोर्शनेट शेयर लेगा या वो क्या करेगा 6% एनएम की दर से ब्याज लेगा। तो डायरेक्ट है, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है ना। हाँ, यही दो लिखने हैं मैंने, आपने कुछ ज्यादा भी लिख रखे हैं तो मैंने उसमें लिख दिया है कि नॉट रिक्वायर्ड, वो रेलेवेंट भी नहीं है। मतलब 2-3 जगह मैंने देखा हुआ है कि कुछ तो रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि अगर लिखना चाहते थे लिख सकते थे, और ये तो रेलेवेंट भी नहीं है। इस क्वेश्चन में शायद मैंने आंसर आपका चेक करते वक्त लिखा रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट का मतलब है कि ये इससे लिंक ही नहीं करता था। रिक्वायर्ड में तो क्या है कि लिंक करता था लेकिन जरूरत नहीं थी। रेलेवेंट में क्या है कि है ही नहीं। कहाँ है, कैसे है? कोई पूछा ही नहीं बेटा इसमें। अरे ये चीज आप थोड़ी देखोगे 2 पॉइंट कम हो जाएंगे, कोई ये 12th थोड़ी है, आप कोई कॉपी थोड़ी भरोगे। आप अपनी इस मानसिकता को छोड़ना ही पड़ेगा आपको। इसका आंसर देखिएगा, 4th है ना, ये देखिएगा। रिटायरमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर, सेक्शन 37 कोई जरूरत नहीं है। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड दैट, यहां देखिएगा सामने, वेयर ए पार्टनर डाइड और अदरवाइज सीडेड टू ए पार्टनर एंड देयर इज नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर और द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, then in the absence of a contract to the contrary the legal representative of the deceased partner or retired partner are entitled to claim either। ये आप 5-6 लाइन जब लिखोगे तो आधा पेज भर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेज भरने के लिए बेमतलब की चीजें लिखोगे। मेन पॉइंट यही आने हैं कि सच शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न आफ्टर द डेथ है ना, और इंटरेस्ट एट द रेट 6%, ये लिख दिया। अब फिर आपने एक बार आंसर लिख दिया कि बेस्ड ऑन द अफोर्सेड प्रोविजन ऑफ दिस वन इन द गिवन प्रॉब्लम ए शैल बी एंटाइटल्ड एट हिज ऑप्शन 2 ए। आंसर लिखना एक कला है, ठीक है ना, और इररिलेवेंट चीजें लिखेंगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। बेकार की चीज बिल्कुल नहीं लिखी और लेंथ भी प्रॉपर हो गई। तो इस कला को सीखिए ना आप कि लेंथ भी हमें प्रॉपर कर देनी है। मैं ये कब कह रहा हूं कि आप यही लिख के छोड़ दीजिए। इससे पहले भूमिका बनाइए, फंडामेंटल फाउंडेशन बनाइए, और जो फाउंडेशन बनाया फिर आपने ये राइट लिखा और फिर एक बार आंसर लिख दिया, अपने आप ही लेंथ बढ़ गई और रेलेवेंट चीजों से बढ़ी। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि लेंथ बढ़ाने कुछ भी लिख दोगे तो नंबर कटेंगे। M, N and P were partner in a firm. The firm ordered J.R. Limited to supply the furniture. P died and M and N continued the business in the firm's name. The firm did not give any notice about P's death to the public or the person dealing with the firm. The furniture was delivered to the firm after P's death. Fact about his death was known to them at the time of delivery. Afterward, the firm became insolvent and failed to pay the price of furniture to J.R. Limited. Explain with reason whether P's private estate is liable for the price of the furniture purchased by the firm, or whether did it make any difference if J.R. Limited supplied the furniture to the firm believing that all the partners were alive। ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, असाइनमेंट में भी मैंने दे रखा है। ज्यादातर मैं क्वेश्चन वैसे मॉक जो मैं टेस्ट लेता हूँ नए क्वेश्चन कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो आ चुके हैं वो तो है ही है हमारे, हमें नया नया सोचना भी तो आना चाहिए ना। तो लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है देखा जाए तो ये पेपर में एडिटेड आ चुका है। इसमें वही है कि डेथ के बाद अगर किए गए कार्यों के लिए बिना पब्लिक नोटिस दिए हुए क्या डिसीज्ड पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होता है या नहीं होता। मेन तो वही है
तो आपको लिखना होता है कि पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने इस केस में भी इंसॉल्वेंट का भी जिक्र कर दिया, स्लीपिंग का भी जिक्र कर दिया, तो वो नॉट रिक्वायर्ड लिखा मैंने, नॉट रेलेवेंट नहीं लिखा वहां पर। मतलब मैच तो करता हुआ है वो, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये डेथ का क्वेश्चन है, लिखने के लिए हमारे पास काफी कुछ इसमें मौजूद है। तो लिखना एक कला है, मैं बार बार रिपीट करूंगा। जो मैंने आंसर दिए हुए हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने का मतलब है कि आपने क्या नहीं लिखा, वो क्या लिख देना चाहिए था, जिससे हमारी लेंथ भी प्रॉपर हो जाती। तो आंसर देखिएगा इसका, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, where under a contract between the partner the firm is not dissolved by the death of the partner, the estate of the deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death। सबसे पहले तो आपने क्लियर कर दिया कि वैसे तो एक सिंगल पार्टनर की डेथ से फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ हुआ है तो फर्म बच जाती है। तो यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है पार्टनर में और डिसॉल्व नहीं होती है फर्म डेथ से, तो जो डिसीज पार्टनर की एस्टेट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो डेथ के किए गए कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इस केस में पब्लिक नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है। फर्दर, इन ऑर्डर दैट एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर में बी एब्जोल्व, एब्जोल्व का मतलब होता है मुक्त होना, फ्रॉम लायबिलिटी फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव एनी नोटिस ईदर टू द पब्लिक और द पर्सन हैविंग डीलिंग विद द फर्म। In the given question, JR Limited has supplied furniture to the partner firm after P death. The firm did not give public notice. तो ये जो मैं कह रहा था ना, ये है फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा, तो पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया ये भी लिख के आ सकते थे, मैंने वहां नहीं लिखा। मैं किसी में कुछ बता रहा हूं, किसी में कुछ बता रहा हूं आपको, जिससे आपको हर तरह की प्रैक्टिस पड़ जाए। तो ये फैक्ट ऑफ द केस, यानी कि जो क्वेश्चन है, आप देखिए इस क्वेश्चन को ही तो रिवर्डिंग किया है मैंने। अब लास्ट में आंसर, इन द लाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस एंड प्रोविजन ऑफ द लॉ, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है चीज? मतलब आपको एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आंसर देने की कला आनी चाहिए, क्योंकि किसी में कोई हम यूज करेंगे, किसी में कोई यूज हम करेंगे। आप एक घर भी बनवाते हैं, आप सोचिए सारे कमरों का अंदर का नक्शा, पुताई वगैरह सेम रखते हैं क्या? अलग अलग करते हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन आपको पहले वैरायटी पता होनी चाहिए। तो यहां पर पहले क्वेश्चन के आंसर में, लास्ट के क्वेश्चन के आंसर में, पहले क्वेश्चन के आंसर में भी आप ये फैक्ट ऑफ द केस यूज कर सकते थे, ये तो एक स्टैंडर्ड है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके पता होने चाहिए, तीन चार तरीके हैं मेनली, तो उन्हें किसी में कुछ यूज कर लिया, किसी में सारे तरीके यूज कर लिए, किसी में एक आध, जिसमें लिखने के लिए बहुत ज्यादा होता है उसमें सारे सारे एक साथ चीजें यूज नहीं कर सकते आप। जिसमें कम लिखने के लिए होता है उसमें जितने भी वैरायटी है सब रेलेवेंट, वो सारी जगह यूज कर सकते हैं आप। बाकी तो ये पहला टेस्ट था, धीरे धीरे करके जब टेस्ट में हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक सारा का सारा जो कंटेंट है वो इकट्ठा होता चला जाएगा। आंसर मैं दूंगा ही दूंगा आपको, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेस्ट, टेस्ट नंबर 1। पार्टनरशिप का मैं एक टेस्ट और लूंगा, तो उसे भी हम फिर डिस्कस करेंगे अगली मतलब जब भी टेस्ट में बताऊंगा तो उसके बाद उसे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।